हाय एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक पार्ट काफी फ्रेंड्स को डिफिकल्ट भी लगता है, जो सॉल्ट्स वाला पार्ट है, लेकिन हर एक कंसेप्ट को इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन। सो देखो, कोई भी एटम होता है उसका एक वैलेंस शेल होता है और किसी भी एटम को क्या है, उसको स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। और स्टेबिलिटी कैसे अटेन होगी? जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या जो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हें लूज कर देगा। तो कार्बन क्या करता है, वो अपने उन 4 एटम्स को शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसे रीड करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स और अदर एलिमेंट्स टू अटेन। देखो, एक तो होता है गेन करना, लूज करना। यहां पे कार्बन क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सो इसलिए इससे क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप याद कर लो, विच इज हाइड्रोजन। अगला है डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली जिसमें 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो। इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर हो रहे हो, एंड इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। एक एक एग्जांपल आपको याद कर लेना है। इसकी प्रॉपर्टीज भी आ सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स। हमने क्या पढ़ा था, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली होता है। और अगर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये ऑब्वियस है कि इनके बीच के जो इनके अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है वो लो होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। They do not ionize in water, यानी कि वाटर में डालने पे ये आयोन्स में डिसोशिएट नहीं होते। ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जितनी भी स्लाइड्स है इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कार्बन के ये 3 एलोट्रोप्स हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमें 3 ही पढ़ना है। तो डायमंड की बात करें, सबसे पहले डायमंड के बारे में हम जानते हैं, ज्वेलरीज में यूज होता है। और डायमंड का आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में आप नोटिस करोगे कि हर एक जो एटम है वो बॉन्डेड है विद 4 अदर एटम। एक एटम उसके आसपास के 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रांगली रिजिडली बॉन्डेड है। तो इसलिए तो जो डायमंड है वो पूरे अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है एटम्स के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन एटम के साथ वो ऑलरेडी बॉन्डेड है हर एक एटम फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अगला यहाँ पे एलोट्रोप है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट हम जानते हैं, हमारी पेंसिल्स की जो निब होती है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, दैट इज ग्रेफाइट। और ये कार्बन का ही एक एलोट्रोप है और ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, ईच कार्बन एटम, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। डायमंड में 4 दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। ठीक है, इसकी जो सरफेस होती है ग्रेफाइट की वो स्लिपरी जो सरफेस होती है। अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिवन अ हेक्सागोनल एरे, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, यानी कि हेक्सागोनल एरे है जो एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे प्लेस्ड है। आप डायग्राम में देखो। ठीक है, फुलरीज की बात करें तो हमारा 3rd एलोट्रोप है जो हमें डिस्कस करना है। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम। डायग्राम में देखो, फुटबॉल सी शेप आपको दिख रही होगी। सो ये क्या है? ये फुलरीन है। इसका दूसरा नाम C60 भी है। क्यों? क्योंकि इसमें 60 कार्बन के एटम आपस में से एक फुटबॉल शेप में ये आपस में कनेक्टेड है। क्लस्टर है 60 कार्बन एटम्स का, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखो, कार्बन की ना ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका जो नेचर है वो बहुत वर्सेटाइल है। इसका क्या मतलब है कि कार्बन ना बहुत अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमने पहले भी डिस्कस किया। और ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जिससे वो बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है जो कार्बन है। अब इसके 2 रीजन है कि कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है। इसके 2 रीजन है। पहला है कैटिनेशन, अगला है टेट्रावैलेंसी। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे।
कैटिनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। वही तो हमने देखा, कोवलेंट बॉन्ड वो बनाता है और इससे उसकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, इसीलिए ये एक रीजन है इसकी वर्सेटाइल नेचर का। टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। जैसे आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की, ये एक ब्रांच चेन है, यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकल गई ना, जैसे पेड़ों की ब्रांच होती है वैसी कार्बन की या तो सीधी चेन होगी या उसमें से ब्रांच निकल जाएगी, उसमें साइड में कार्बन एटम आ जाएगा, उसके ऊपर कार्बन एटम आ जाएगा, नीचे कार्बन एटम आ जाएगा। तो इसीलिए यही तो इसका वर्सेटाइल नेचर है। ब्रांच चेन हो सकती है, क्लोज चेन हो सकती है, जैसे आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बन गया है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर शेप में यहाँ पे चेन बन चुकी है, सर्कल शेप में बन गई है, ट्राइंगल, हर एक शेप में यहाँ पे बन सकता है कार्बन, इसीलिए इसका वर्सेटाइल नेचर है। अब जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है इसके रीजन क्या है? सो द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। एक तो कार्बन एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर पाता है और ऐसी अलग अलग जो चेन्स है वो फॉर्म कर पाता है। द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, दो कार्बन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि कार्बन एटम के पास ये प्रॉपर्टी है विच इज कैटिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया टेट्रावैलेंसी नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर ये क्या होता है? एज वी ऑल नो दैट कार्बन इज एन एटम दैट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। के जो लास्ट शेल है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो क्या बनाता है? सिंस कार्बन कैन नाइदर लूज नॉर गेन, क्योंकि लूज और गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। आप खुद सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब लूज करना, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है टू अटेन एन ऑक्टेट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। इट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड वाया शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था वही है टेट्रावैलेंट नेचर, इसे हम कहते हैं एक कार्बन एटम का। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके नाम में इसका मीनिंग है हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि कार्बन। सो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देख लो, उससे समझ आएगा। एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हम जानते हैं CH4। CH4 यानी कि इसमें कार्बन भी है और इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम भी है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इथीन आप देखो C2H4, इथाइन C2H2। अब इनके नाम में आइन क्यों लग रहा है, इथीन क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के टॉपिक में। अभी के लिए आप समझो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के जो एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड है। अब इस सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? देखो, द हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स। इनका नाम क्या है? एल्केन्स है। एंड इसका एग्जांपल है मीथेन या फिर ईथेन। देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मीथेन यानी कि CH4, ये कार्बन का एटम है और ये ऐसे 4 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बॉन्ड है वो तो सिंगल है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल होगा तो ऐसे 2 लाइन लगी होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन लगी होगी, लेकिन यहाँ पे तो चलो सिंगल है ना, तो इसीलिए ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। अब मेरे से पूछोगे कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होगा तब हम इसे क्या कहेंगे? तब इसे हम कहेंगे एल्कीन्स। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तब क्या कहेंगे? तब इसे हम कहेंगे एल्काइंस। हो गया, ये बेसिक है। आगे इन डिटेल डिस्कस करने वाले कैसे कंपाउंड्स हम बनाते, कैसे उनका जो डायग्राम है वो हम ड्रॉ करते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन के जो एटम्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड आपका सैचुरेटेड में आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस, ये आपके अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। ठीक है, सो द हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका एग्जांपल है जैसे कि इथीन एंड इथाइन। डबल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्काइंस, और सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन्स कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो यार अब हम ना बेसिकली ना फॉर्मूलाज बनाना सीखने वाले हैं। सो बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको मान लो कंपाउंड का नाम दे दिया, इथीन दे दिया, मिथीन दे दिया, या फिर प्रोपीन दे दिया, प्रोपाइन दे दिया। अभी कंपाउंड का नाम आ गया, अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला मतलब कोई तरीका है क्या? वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले एग्जांपल समझेंगे क्योंकि एग्जांपल से हमें सबसे अच्छे से समझ आने वाला है। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, प्रोपीन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ठीक है, सो कंपाउंड का नाम आपको दे दिया PROPENE, प्रोपीन। अब ये जो कंपाउंड का नाम है, मेरे को सबसे पहले देखना है इसका जो सबसे पहले जो लिखा है प्रोप। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, मीथ, ईथ, ये जो इसके शुरू में लेटर्स लिखे होते हैं इनका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड।
कंपाउंड्स, जैसे कि मीथ लिखा हुआ है तो एक कार्बन कंपाउंड है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ईथ लिखा है तो 2 कार्बन कंपाउंड है। वैसे ही प्रोप लिखा है, जैसे यहाँ पे प्रोप है तो कितने कार्बन के एटम्स है, 3 कार्बन के एटम्स है आपके कंपाउंड में। ब्यूट है तो 4 है, पेंट है तो 5 है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो कंपाउंड में प्रोपीन लिखा है, प्रोप यानी कि 3 कार्बन के एटम्स हैं यहाँ पे। अब इन लिखा है, यहाँ पे इन का क्या मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसके हमें पता चल गया डबल बॉन्ड है। इन लिखा हुआ है, एन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, प्रोपेन यानी सिंगल बॉन्ड है, प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन यहाँ पे वाई आ जाता तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड है, यानी कि ये एक एल्कीन यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड में आएगा। एल्कीन है तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है आपका, इसका फॉर्मूला क्या है, CN2N, CnH2n। हम यहाँ पे N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन के एटम है, 3 कार्बन के एटम है, तो N की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे C मैंने लिखा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, C की जगह N की जगह में लिखा है मैंने 3, और H के यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, 2N, N कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 है, सो 3 2 6। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया C3H6। ठीक है, प्रोपीन का ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। ऐसे आपको कोई भी कंपाउंड का नाम दे देंगे और आपको उसका फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि कार्बन एटम उसमें कितने हैं। अगर उसमें जैसे कि मान लो ब्यूटेन लिखा है, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन के एटम है, तो N की जगह 4 आएगा। अब ब्यूटेन है, एन है यानी कि क्या आपका एल्केन है, इसका फॉर्मूला होगा CN2N+2। अब ब्यूटाइन लिख दिया, ब्यूटाइन तो ये क्या है, ये एल्काइन है, इसमें 4 कार्बन के एटम है, 4 2 8, 8 2 6, सो C4H6। ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, कार्बन के एटम्स पहचानो कितने हैं, उसके बाद देखो ईन लगा है, आइन लगा है, एन लगा है, उससे आपको पता चलेगा यहाँ पे ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। फिर आपको उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला आपका जो बनना है कार्बन कंपाउंड का, जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये टेबल है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे सेम गोज फॉर एल्कीन, सेम गोज फॉर एल्काइंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो जैसे कि प्रोपेन का एग्जांपल लेते हो, क्या इसका सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का क्या सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है। हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, हम ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, हम सर्कल शेप भी बना सकते हैं, हम ट्राइंगल बना सकते हैं, हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं वो डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं जिनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम है। एग्जांपल के तौर पे ब्यूटेन, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला है C4H10। अब इसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है। और ये हमने पढ़ा था कार्बन का अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होंगे, क्योंकि कार्बन एटम का नेचर ऐसा होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है, और वो अलग अलग टाइप की चेन्स बना सकता है। सिंगल चेन, ब्रांच चेन हो सकती है, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड इन्हीं को हम कहते हैं आइसोमर्स। जैसे कि एक आपका कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन है, उसके मान लो 3 आइसोमर्स है, तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पे ब्यूटेन, अब ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आइसोमर्स हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि क्या इसका निकालने का कोई फॉर्मूला है जिससे हमें कंपाउंड दे, हमसे पूछ रहे हेक्सेन, और अब उसी टाइम बता दें कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होने वाले हैं। कैसा कोई तरीका है, बिल्कुल है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, आप उस फॉर्मूला का यूज करना, 10th तक आप उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका सिर्फ 8 कार्बन एटम तक ही एप्लीकेबल है, और 8 से ज्यादा हुए तब क्या करेंगे उसके बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि 10th में यहीं तक आने वाले, उससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2n-4 + 1। अब देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम आप देख सकते हो, 1 2 3 4, और इसमें भी क्या है, ये भी इसी का सेम स्ट्रक्चर आइसोमर है, सो इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, 4 कार्बन एटम है, n की जगह 4 पुट करो, 4 - 4 0 हो गया, 2 raised to the power 0, किसी भी नंबर की raised to the power 0 यानी कि 1 होगा आंसर, एंड 1 + 1 कितना होता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इसके ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स हैं, और दोनों का स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, एक में स्ट्रेट चेन है, एक में यहाँ पे ब्रांच चेन आपको दिख रही होगी, तो ये इसके 2 आइसोमर्स हो गए, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। पेंटेन में 5 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 - 4 = 1,
2 + 1 विच इज 3, तो इससे 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। ऐसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो ये भी बहुत आसान है। आपका एक हाइड्रोकार्बन है, उसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया, तो उसमें अगर हम जो आपकी कार्बन एटम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन एटम को मैं हटा के वहां पे कोई दूसरा एटम, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी तो लगा सकता हूं, है ना? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और वो जो आपने एटम लगाया या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगाया है, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और वो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, देखो एन एटम एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो आपने उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा है। ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देखते हैं, तब समझ आएगा। आई होप आपको टेबल दिख रही होगी। मैं थोड़ी ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका देखो हेट्रो एटम क्या है, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन है। ये क्लास ऑफ कंपाउंड है हेलो क्लोरो ब्रोमो एल्केन है, यानी सिंगल बॉन्ड है। आप देखो फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन लग सकता है। कोई आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे हाइड्रोकार्बन का, उसके लास्ट में हाइड्रोजन के एटम को हटा के क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरीन को छोड़ दो, उसकी जगह ब्रोमीन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक एटम को हाइड्रोजन एटम की जगह क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा दिया। और ये क्या कर रहा है, ये उस कंपाउंड की केमिकल, लार्जली उस केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है। और इस क्लोरीन और इस ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज दी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑब्वियसली क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl, ब्रोमीन का Br होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपको समझ आ गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड के 4 है। एल्कोहल, एल्कोहल में जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जगह एक OH का एटम लगा दे लास्ट में, तो ये आपका कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। एंड ये एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन एटम है, जो आपका कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें लास्ट की कार्बन एटम के साथ आपने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, जैसे कि आपकी जो कार्बन चेन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि देखो ये आपकी चेन है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब एल्डिहाइड में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, ये एल्डिहाइड हो गया, इसको हटाओ। अब कीटोन में क्या होता है, कीटोन में लास्ट में ही लगता, बीच वाला जो कार्बन एटम है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। ऊपर भी लग सकता है या नीचे भी लग सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं, ऊपर लगा लो नीचे लगा लो एक ही बात है। ये होता है कीटोन का। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है। सेकंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका लास्ट में जो कार्बन एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड। इसको भी देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड आपका लगेगा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड लगेगा OH। ये हो गया आपका कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कैसे आपको पहचानना है, उसका नाम कैसे रखना है कंपाउंड का, वो हम आगे देखने वाले नोमेनक्लेचर के टॉपिक में। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, इसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये पूरे कार्बन, पूरे हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, उसे चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। बेसिकली हम जितने भी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो उनको हमें एक नाम दे दिया, बेसिकली उस पूरी सीरीज को एक नाम दे दिया है जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। अब इसका एग्जांपल आप देखो CH4 और C2H6। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। एंड यहाँ पे किससे डिफर कर रहे हैं, ये डिफर कर रहे हैं CH2 यूनिट से। देखो ये था CH4, ये है C2H6, इसमें आपने एक कार्बन एटम ऐड करा है, C से C2 हो गया, H4 से H6 हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम आपने ऐड करे। सो CH4 में बेसिकली मैंने आपका CH2 ऐड कर दिया और मेरे को मिल गया C2H6। तो ये किससे डिफर कर रहे हैं, जो आपके एक होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम के बीच का डिफरेंस होता है हर एक मेंबर का। ठीक है, अगर वो सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे तभी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। CH2 यूनिट का मास निकाल सकते हो, कार्बन का होता है 12U, हाइड्रोजन H2 है यानी कि 2U, 12 + 2 कितना होता है 14U हो गया, ये आपको याद रखना है।
मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। एक गिवन होमोलोगस सीरीज जैसे कि ये, तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा। एल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, वो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली यार सेम फंक्शनल ग्रुप है और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी तो सेम हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई। एंड ये हमने पहले पढ़ ही लिया है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वही तो एक कार्बन कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अगर सेम होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, विच इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना कंपाउंड्स का, वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनियन ने बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स आपको डिफाइन करेगी। ये रूल्स आपको यूज करने हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करके कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। ये रूल्स आप पढ़ सकते हो। अभी हम डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस भी, क्योंकि यार ये तो आप रीड कर ही सकते हो, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप पे बात करने वाले हैं कि देखो मैं ब्राइटनेस थोड़ी रिड्यूस कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। हम देखो एक कोई भी कार्बन कंपाउंड का नाम आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन है, उसका पहला 3 पार्ट्स है, उस वर्ड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहले आपका रूट वर्ड रूट ऐसे आप कह सकते हो। सो ब्यूटेन में ब्यूट, ये आपका रूट वर्ड है या फिर वर्ड रूट आप कह लो, रूट वर्ड है। अब ब्यूट का मतलब है इसमें 4 कार्बन एटम है, ये हमने पहले भी पढ़ा। अब मान लो मीथेन लिखा है, मीथेन यानी कि मीथ आपका रूट वर्ड है, मीथ यानी कि 1 कार्बन एटम है। तो आपको कहीं भी मीथेन दिख जाएगा तो आपको उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 1 कार्बन एटम होने वाला है, ठीक है। अब वैसे इथेन है, इथीन है, ईथ जहां भी आ गया इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन के एटम होंगे, ठीक है। वैसे ही ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन यानी कि 5, हेक्सेन यानी कि 6, हेप्टेन यानी कि 7, ऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन के एटम है। वैसे नॉन डेक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन इसका क्या मतलब है, क्लोरो जहां पे आ गई ये प्रीफिक्स है। इंग्लिश में पढ़ा था ना, वर्ड से पहले जो लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। वैसे जैसे ब्यूटेन से पहले क्लोरो लग गया, फ्लोरो लग गया, ब्रोमो लग गया, तो ये प्रीफिक्स है। जैसे कि आपको कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा, आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, स्ट्रक्चर में आपको पहले CR लिखा मिल जाएगा, BR, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था। देखो अभी हमने देखा नहीं था BR लिखा होता, देखो यहाँ पे ये BR, ये क्या है, BR आपका ब्रोमो ही। तो यहाँ पे आप जो इसका नाम लिखोगे कंपाउंड को, उसमें आप ब्रोमो लगाओगे क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है। तो जैसे BR है तो ब्रोमो लगेगा, Cl क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, F यानी कि फ्लोरो लगेगा। वैसे NH2 एमिनो, CH3 लगा है तो मिथाइल लगेगा, ठीक है। CH2CH3 लिखा है तो इथाइल लगेगा। अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है, वर्ड के बाद में लगता है। इसका क्या है यहाँ पे रूल है, एल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमने देखा था ना, जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके लास्ट में लगता है। हाइड्रोजन एटम को हटा के हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाते हैं। OH हो सकता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने लगाया था। तो ये फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट। जैसे कि देखो क्लास ऑफ कंपाउंड है एल्कोहल, तो उसका फंक्शनल ग्रुप हमने याद किया ना, एल्कोहल का क्या होगा, OH होगा। एल्डिहाइड में CHO होगा, यानी कि एक आपका होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और उसमें सफिक्स क्या लगता है, एल्कोहल में आपका सफिक्स लगता है OL, ठीक है। एल्कोहल में OL लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल मैंने लिखा BUTANOL। अब ब्यूटेनॉल में मैंने देखा कि लास्ट में OL लगा हुआ है, इसका मतलब OL यानी कि एल्कोहल की यहाँ पे बात हो रही है। इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो लास्ट में मुझे जो कार्बन मेरी चेन है उसमें OH लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है ना, तो ये आपको पहचान में आ जाना चाहिए। प्रोपेनॉल आ जाएगा, इसका भी वही मतलब है। तो सफिक्स यहाँ पे OL यूज होता है एल्कोहल में। एल्डिहाइड में कौन सा यूज होता है, AL यूज होता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेनॉल की जगह मैंने ब्यूटेनल लिख दिया, AL लगा दिया, ब्यूटेनल। अब AL देखते आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें सफिक्स कौन सा लगा है, AL लगा है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। तो फिर आपको इसका ऐसी स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे कीटोन की बात करें, अब कीटोन का जैसे इसका सफिक्स है, इसका ONE, ब्यूटेनॉन, इसको भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो ब्यूट है, इसके लगे आपको लिख दिया ONE, ब्यूटेनॉन, ये आपका बन गया नाम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, जैसे जो आपकी कार्बन चेन होंगी, यहाँ पे जैसे नॉर्मल कार्बन चेन होगी, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है,
बस ऊपर लगा लो नीचे लगा लो कोई टेंशन नहीं है। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हमने देखा कि एक आपका होगा सिंगल बॉन्ड OH के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा एंड इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। तो ऐसे आपको आपके कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अब नेमिंग करने को कैसे आती है, या तो आपको स्ट्रक्चर दे देंगे उसका आपको नाम लिखना है। नाम कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर दे देंगे आपको, उसमें कार्बन एटम्स काउंट करने, जैसे 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट है। अगर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लगेगा। अब अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे लास्ट में OH लगा हुआ है या फिर यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वैसे आपको फिर क्या लगाना है, आपका सफिक्स लगाना है। अब जैसे मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप लगाओ तो ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर को देखना, उसे रीड करना है और उस हिसाब से उसकी नेमिंग करनी है। अब मान लो कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, CF लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Br आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको ब्रोम लगा देना है वर्ड से पहले। ठीक है, प्रीफिक्स हमेशा वर्ड से पहले लगेगा और जो आपका सफिक्स है वो आपका वर्ड के बाद लगेगा, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका CH3CH2। यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट करूंगा कार्बन एटम कितना है, 1 2 2 कार्बन एटम है, तो इसका कौन सा लगेगा, ईथ लगेगा। सिंगल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इथेन लगेगा। Br, यहाँ पे Br की एक प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमो इथेन। लिख देता हूं BROMO ब्रोमो एंड डैश मार्क लिख दो इथेन, या मत मारो डैश, कोई टेंशन नहीं, ब्रोमो इथेन इसका आंसर हो गया। ये पहले का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है आपका, इसमें देखो, इसमें एक कार्बन एटम है और उसमें मुझे एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक कार्बन एटम यानी कि मीथ लगेगा। और फंक्शनल ग्रुप देखो CHO, हमने क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड का है ना ये, तो एल्डिहाइड में सफिक्स कौन सा लगता है, AL लगता है। सो मीथ, मीथेनल, ये लो बन गया। मीथेन होता है नॉर्मल, मीथेन हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे AL लगने वाला है, सो मीथेन का E हटा के AL लगा दिया मैंने, मीथेनल बन गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी इस चैप्टर का डिटेल वीडियो भी है, वहां पे आप डिटेल में से समझ सकते हो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो हेक्स लगेगा। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है भाई, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा, नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये नॉर्मल कार्बन चेन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे हेक्सेन नहीं लगेगा, हेक्साइन लगेगा। हमने क्या पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, डबल में इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में हेक्साइन आएगा। यहाँ पे थर्ड का आंसर हो गया हेक्साइन, हेक्साइन इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम बेसिकली अपना कुछ कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जैसे ही सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंबशन की। सो ज्यादातर जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो हम फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंबशन शो करते हैं। तो इनकी ऐसी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन द एयर रिलीजिंग लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, किसी भी मतलब किसी को भी एज अ फ्यूल कब यूज करते हैं, जब वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करे, और कार्बन के कंपाउंड्स ऐसा ही करते हैं। तो ये इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी, इसीलिए हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जनरली बर्न होते हैं एयर में विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। ब्लू कलर की फ्लेम होती है, जैसे एलपीजी की आपके किचन में जो फ्लेम निकल रही होती है ब्लू कलर की, दैट इज अ ब्लू फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम यानी कि कोई उसमें ब्लैक कलर का जो आपका सब्सटेंस होता है ना, जो बर्तनों में नीचे लग जाता है काले काले रंग का, वो इसमें नहीं होता है। कंप्लीट कंबशन यहाँ पे हो रहा होता है। कंप्लीट कंबशन यानी कि तभी तो ब्लू फ्लेम निकल रही है। अनसैचुरेटेड में इसका अपोजिट होता है। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें येलो फ्लेम निकलती है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिस वजह से यहाँ पे एक सूट, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, सैचुरेटेड व्हिच डज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एयर, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है आपके कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। अब यही है कि कार्बन के कंपाउंड्स जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इनमें काफी आपकी हेल्थ के लिए या फिर एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं जब इन्हें हम बर्न करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी इसमें रिलीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। देखते हैं क्या ऐड हो रहा है, देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे फ्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और कंबशन यानी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, in addition to the complete oxidation we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid। तो यहाँ पे आई होप आप रिएक्शन देख रहे होगे। देखो रिएक्शन में बेसिकली है क्या,
यहाँ पे आपका एल्कोहल है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? ये एक एल्कोहल ही तो है, जहाँ पे OL लगे हुए एल्कोहल है। इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। क्या फॉर्मूला है? CH3CH2OH। इसे याद कर लो। अब जब देखो एल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्कोहल का एक एग्जांपल मैंने ले लिया इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने एक एग्जांपल ले लिया इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, जैसे कि KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हम कहते हैं K2Cr2O7, इनका यूज करते हैं। ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपके इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक ऑक्सीजन का एटम था इथेनॉल में, CH3CH2OH था। अब ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम आपको दिख रहे होंगे, तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ऐसे हमने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। अब इसमें किसी चीज का एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन इसमें हो रहा है। पढ़ते हैं। Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons। Unsaturated क्या होते हैं? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जब इन unsaturated hydrocarbons में हम निकल कैटलिस्ट यानी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो वो उसे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन to occur or proceed at a different rate, at a faster rate without the reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils। देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसमें आपके अगर मान लो एग्जाम्पल है 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो जब आपने उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। तो इसलिए जो वेजिटेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आप समझो कि ये वेजिटेबल ऑयल है और ये आपका एनिमल फैट्स है, तो वेजिटेबल ऑयल्स को हम एनिमल फैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और वो एनिमल फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो वेजिटेबल ऑयल्स जनरली have long unsaturated hydrocarbon chain while animal fats have saturated hydrocarbon chain। Animal fats generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health। और जो हम ये वेजिटेबल ऑयल्स को फैटी जो आपके एनिमल फैट्स उसमें कन्वर्ट करते हैं, ये एनिमल फैट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड चेन्स होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन होती है और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमें यही जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इन्हीं को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे किसी एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ रहा है, उसकी जगह उसकी प्लेस ले रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो देखते हैं ऐसा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CH4 है, रिएक्शन पे आते सीधा CH4 है, एंड CH4 यानी क्या है? मीथेन है। एंड यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? रिएक्शन के बाद यहाँ पे CH3Cl बना। अब यहाँ पे CH4 की जगह CH3 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन एटम हटा है और उसकी जगह क्लोरीन आ गया है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, तो देखो CH4 CH3 बन गया, यानी कि हाइड्रोजन एटम कम हुआ है, और CH3Cl यानी कि क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन ने, क्लोरीन उसकी जगह आ गया। एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बना? CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। और ये कब होता है? ये रिएक्शन तभी टेक प्लेस होगा जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे कि उसमें निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट था, इसमें सनलाइट एक रिक्वायरमेंट है। हर एक रिएक्शन की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, किसी में निकल कैटलिस्ट चाहिए, किसी में यार ये सनलाइट चाहिए। वैसे ही आगे भी हम पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस हम देखेंगे। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स। हम देखो नॉर्मली जैसे ये मीथेन है, मीथेन क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही इनर्ट होते हैं नेचर में, यानी कि ज्यादा रिएक्ट ये नहीं करते हैं। लेकिन इसमें ये एक एक्सेप्शन है कि जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये तो एक एक्सेप्शन है, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल यानी कि ये एक अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड से आता है, और आपका इथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक क्लास ऑफ कंपाउंड से आता है। अब यहाँ पे इनके बारे में हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करने वाले, इनके रिएक्शन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल का दूसरा नाम अल्कोहल। तो जैसे आप देखते हो कॉमनली नोन एज अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH, याद होना चाहिए। इन एडिशन बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट, अल्कोहल एक अच्छा गुड सॉल्वेंट होता है, पानी में घुल मिल जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। ये आपको पता
नहीं होगा, लेकिन जब खांसी होती है, आप जब कफ सिरप लेते हो ना जो पीते हो, उसमें एल्कोहल ही होता है, ठीक है। इथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। अब देखो, अगर आप प्योर फॉर्म जो डाइल्यूट इथेनॉल है उसमें थोड़ा बहुत वाटर होता है, वो इतना आपके लिए लीथल नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल, प्योर एल्कोहल कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए लीथल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, लॉन्ग कंजप्शन अच्छा नहीं होता एल्कोहल का, ये बेसिक सी बातें हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, अब जब सोडियम का रिएक्शन इथेनॉल के साथ होगा, यानी कि CH3CH2OH के साथ होगा, तो क्या बनेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड बनेगा, CH3CHOH हट जाएगा, H की जगह सोडियम आ जाएगा, ठीक है, and H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Alcohols react with sodium leading to the evolution of hydrogen gas with ethanol, the other product is sodium ethoxide, ठीक है। अगला, heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid, देखा ना जैसे निकल कैटलिस्ट यूज करा। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में हमें हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 यहाँ पे हमें यूज करना है, और इससे क्या होगा, इससे डिहाइड्रेशन होने वाला है इथेनॉल का। इथेनॉल का देखो फॉर्मूला क्या था, CH3CH2OH। अब इसका डिहाइड्रेशन हम करेंगे, यानी कि इसमें से H और O हटाएंगे। अब देखो CH3CH2OH था, जब हमने इसे ट्रीट किया हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बना, CH2CH2 बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन का आइटम हट गया और OH भी आपका हट गया, और बचा क्या, वाटर, H2O बन गया। तो वाटर आपका इथेनॉल में से सेपरेट हो गया है ना, ये आपका इथेनॉल था, ये आपका बना प्लस वाटर, वाटर सेपरेट हो गया है, तो डिहाइड्रेशन हुआ है, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया है, एंड वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसने इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया आपका, ठीक है, बिकॉज इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये हमने पढ़ लिया है। वीक एसिड ये होते हैं 5 से 8%, अगर आप एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड आप कह सकते हो, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इज कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ये आप जानते हैं हमारे किचन में भी विनेगर रखा होता है, और कैसे बनता है विनेगर, जब आप 5 से 8% इथेनोइक एसिड पानी में डालते हो तब ये बनता है, ठीक है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट इज ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो आप देख रहे हो कि इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एंड दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल यानी कि अल्कोहल जब इनका हम रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, जैसे हमने ना एसिड बेस वाले में पढ़ा था, एसिड का वाटर के साथ, एसिड का इसके साथ रिएक्शन मेटल। तो अब एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, वैसे हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन करवा दें तब क्या बनेगा, तो तब बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कीटोन, एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है आपको सिंगल बॉन्ड CH2CH3 प्लस H2, और इसका नाम क्या है, ये तब बड़ा सा केमिकल फॉर्मूला है, दिस इज ऑफ एस्टर। अभी एस्टर क्या होता है, इसका कोई छोटा फॉर्मूला है वो हम देखेंगे आगे। So esters are most commonly formed by a reaction of an acid and an alcohol. Acid कौन सा है, इथेनोइक एसिड, अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल है, और रिएक्शन करते हैं ईस्टर बनता है आपका विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। और इसमें भी एक कंडीशन है कि एक एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए तभी एस्टर फॉर्म होगा। अब जनरली एस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, परफ्यूम्स में इनका यूज किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन एल्कली, एक बेस है, जब इसे हम एक बेस के साथ ट्रीट करते हैं सो दिस इज कन्वर्टेड बैक इनटू द अल्कोहल एंड द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये आपका एस्टर है, इसका छोटा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखो एस्टर का एक छोटा फॉर्मूला आप याद कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। इसका छोटा फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O C डबल O एंड C2H5, ये इसका एक छोटा फॉर्मूला। ये कैसे बना मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपका जो बड़ा फॉर्मूला है इसमें CH3 कितने कार्बन के एटम है, देखो CH3 होगा एंड C 2 ऑक्सीजन है, और ये CH2CH3 C2H5 इन यहाँ पे एक तरह से ऐड कर ले, ये इसका एस्टर का छोटा फॉर्मूला बन गया, इसे आप याद कर लो। अब इस एस्टर को जब आप एक एल्कली, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ ट्रीट करोगे तो ये आपका
एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि C2H5, CH3CH2OH बोलो या C2H5OH बोलो, सेम बात है। एंड प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है। अब दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन है ना, इसको हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सोडियम साल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये क्या है, ये एक सोप का ही तो मॉलिक्यूल है, CH3COONA, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल। इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना नेक्स्ट, विच इज रिएक्शन विद अ बेस। तो जब इथेनोइक एसिड, एक एसिड का रिएक्शन एक बेस के साथ होगा तो क्या बनेगा यार, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ऑब्वियसली। तो ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, रिएक्शन के बाद ये आपका सॉल्ट बना है। सॉल्ट कौन सा बना है, वही है तो हमने देखा होगा CaCCOONA, यही तो है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनता है प्लस वाटर बनता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बनता है एंड सोडियम सॉल्ट की सॉल्ट विच इज सोडियम इथेनोएट या कॉमनली नोन एज सोडियम एसीटेट, इसी का दूसरा नाम है सोडियम एसीटेट, या फिर आप कह सकते हो आपको जो सॉल्ट सोप मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो तब क्या बनता है, ये भी हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें आपका सॉल्ट बनता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जब इसे हम लाइम वाटर के सोल्यूशन में से पास करवाते हैं तो उसमें क्या बनता है, एक आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो ये इसका टेस्ट भी होता है। तो ये हमने दोनों रिएक्शन पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब देखो फ्रेंड्स, जो आपका एक सोप का मॉलिक्यूल होता है, हमने पहले ही पढ़ा कि सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है, दे आर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपका एक जो सोप का मॉलिक्यूल है ना, उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो इसका आयोनिक एड यानी कि उसका जो हेड पार्ट है, और एक है उसकी टेल। अब उसका जो हेड पार्ट है, यहाँ पे आप जो सर्कल देख रहे हो, दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग पार्ट होता है, और ये वाटर में जो डर्ट प्रेजेंट है उसे ट्रीट करता है। अब इसके जो ये टेल आपको दिख रही है, लंबी सी टेल, ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि इसे पानी से डर लगता है, और ये आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे ट्रीट करती है, उसमें से डर्ट को रिमूव करती है। सो ये काम हो गया। दो पार्ट से वापस आप रिपीट कर लेना कि आपका जो सोप मॉलिक्यूल है उसका एक हेड पार्ट होता है, उसकी टेल होती है। जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर में डर्ट रिमूव करता है, वाटर लविंग होता है, और जो आपकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, उसे पानी से डर लगता है, और वो ऑयल ड्रॉपलेट को ट्रीट करती है, ठीक है। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद द वाटर व्हाइल द कार्बन चेन, जो लंबी सी कार्बन चेन है, जो सी टेल है बेसिकली, वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। द सोप मॉलिक्यूल थस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल्स, ये आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जो आपका टेल पार्ट है वो ऑयल ड्रॉपलेट है बीच में है, इसे ट्रीट कर रहे हैं, और ये आपका आयोनिक एंड है, ये वाटर में से डर्ट रिमूव कर रहा है, ठीक है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, और इसी इमल्शन की वजह से सारी डर्ट रिमूव हो जाती है। द सोप एंड माइसेल थस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। लेकिन द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सोप के साथ कि जब हार्ड वाटर में से हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हार्ड वाटर में क्या होता है, आपके मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसका नाम है स्कम। और ये स्कम बेसिकली आपके जो कपड़े उसे साफ नहीं होने देता है, और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। सो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। और जब हम हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिसका नाम है स्कम फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सो डिटर्जेंट बेसिकली क्या है, ये सोडियम सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर एमोनियम साल्ट और विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस है, ये आपको याद करना है, ठीक है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, द चार्ज एंड ऑफ द कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जो आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके स्कम नहीं बनाते, जबकि सोप के केस में स्कम बन रहा था, ठीक है। सो डिटर्जेंट बेसिकली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। हम जानते हैं, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो कि शैम्पूज ये बेसिकली डिटर्जेंट्स ही होते हैं, ठीक है। सो आई दिस वाज द लास्ट टॉपिक, एंड इस टॉपिक से हमने अपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस वाज बेसिकली अ वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।